अयान हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध, जिसमें मुंबई की मशहूर डॉक्टर प्रज्ञा गुप्ता स्त्री रोग विशेषज्ञ और डॉक्टर विवेक गुप्ता जो MBBS, MS और प्लास्टिक सर्जरी के विशेषज्ञ हैं, जिसमें मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर MA खान हैं। हमारा पता है अयान हॉस्पिटल कियान कलर्क होटल के पास, गोराबारी का महाट, लखनऊ रोड, सुल्तानपुर। नमस्कार, आदाब। मैं हूं हसन मेहंदी खान। आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज़। मैं इस समय कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद हूं। सुल्तानपुर का अभी रविवार को इलेक्शन होना है और विधानसभा 188 है। यहाँ पे तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को उतारी हैं और सबके भाग्य का फैसला रविवार को होगा, जो EVM में बंद हो जाएगा। बाकी जीत का ताज किसके सर पे रखा जाएगा ये भगवान जानेंगे और सुल्तानपुर की जनता जानेगी जब 10 तारीख को काउंटिंग होगी। तो इसी सिलसिले से हमारे साथ एक महिला हैं जो बांदा से चल कर के सुल्तानपुर आई हुई हैं चुनाव लड़ने के लिए। तो आइए इनसे हम बात करते हैं, इनसे जानना चाहते हैं कि सुल्तानपुर आकर के चुनाव लड़ रही हैं, इनके मेन मुद्दे क्या हैं, सुल्तानपुर में आकर के इनका चुनाव लड़ने का मकसद क्या है। तो मैडम, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका नाम क्या है और आपकी पार्टी का क्या नाम है। पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहती हूँ और मेरा नाम शालिनी सिंह पटेल है और मेरी पार्टी का नाम है आम जनता पार्टी इंडिया। मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री हरि भाई पटेल जी। पहला सवाल आपसे ये है कि आप पटेल हैं जी और एक सोनेलाल की पटेल है, सोनेलाल पटेल की एक पार्टी भी है। आपने सोनेलाल की पटेल की पार्टी को क्यों नहीं ज्वाइन किया, जो कि आपके समाज की पार्टी है? देखिए, डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के चरणों में सशक्त मैं नमन करना चाहती हूँ, लेकिन उनकी दोनों बेटियों ने सिर्फ सत्ता पाने के लिए समाज के लोगों को, कमेरा समाज के किसानों को गुमराह किया है, क्योंकि उन्होंने समझौता कर लिया है। जैसे उनकी बड़ी बेटी पल्लवी पटेल जी हैं, जब उनकी खुद की पार्टी है, गठबंधन है, तो वो दूसरे की सिंबल से चुनाव क्यों लड़ रही है? मेरा पहला जवाब है। आप डॉक्टर सोनेलाल पटेल मरते मरते मर गए हैं, लेकिन उन्हें गठबंधन तो किया, लेकिन किसी की पार्टी से चुनाव नहीं लड़ा है। तो उनकी पल्लवी पटेल ने ये गलती किया। दूसरी बात, जो बड़ी बेटी हैं, जो अपने माँ की नहीं है, अपनी माँ को धोखा दे सकती है, तो वो समाज को तो धोखा ऑलरेडी दे सकती हैं। तो हम कैसे उनके पार्टी में जाएं? नहीं, सोनेलाल की जो पार्टी है वो पूरे पटेल समाज की पार्टी है, ना कि एक व्यक्तिगत पार्टी है। नहीं, उनकी एक तरह से मैं व्यक्तिगत ही कहूँगी, क्योंकि जो पटेल समाज को वो लोग एकदम छल लिए हैं। क्या मैं पटेल समाज की लड़की नहीं हूँ? मैं भी उनकी पार्टी में थी, मैंने ज्वाइन किया था, लेकिन जब मैंने उनकी नीतियाँ देखी कि वो सिर्फ गठबंधन करके टिकट बेच रही थी, तो हम इतने पैसे वाले नहीं हैं, क्योंकि हम किसान के बच्चे हैं, चुनाव तो लड़ना चाहते हैं। हमारे हौसले हैं कि हम भी सदन पहुँचे, लेकिन हमारे पास 4 करोड़ रुपए नहीं है कि हम कृष्णा पटेल को और अनुप्रिया पटेल को दे करके टिकट लाएँ। मतलब आप पटेल समाज की हो करके भी आपको टिकट खरीदना पड़ता? बिल्कुल, सबको खरीदना पड़ता है। उनकी पार्टी में वही जाएगा जो 50-60 करोड़ का मालिक होगा, टिकट वही चुनाव लड़ पाएगा, अन्यथा कोई टिकट नहीं ले सकता उनसे। ये सच्चाई है। मतलब छोटे आदमी की उनकी पार्टी में कोई काम बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो आप जो सुल्तानपुर में चुनाव लड़ रही हैं, आपका मेन बेस क्या है, मुद्दा क्या है? आप वहाँ से चल करके इतनी दूर से यहाँ आप लड़ने के लिए आई हैं, तो क्या बेस लेकर के, क्या मुद्दे लेकर के आप आई? सबसे पहले तो मेरी पार्टी का फैसला था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, कि आप सुल्तानपुर से आइए, चुनाव लड़िए। तो जो मेरे पार्टी का फैसला है वो मेरे लिए सिरोधार है। और मेरा मुद्दा ये है कि सबसे पहले जब मैं सुल्तानपुर आई हूँ, मैंने देखा यहाँ शिक्षा, महिलाएं बिल्कुल शिक्षित नहीं है। मैं गांव गई हूँ, विकास के नाम से यहाँ जीरो है, कोई भी विकास नहीं हुआ। और मुझे जहाँ तक लग रहा है, मैंने देखा है कि यहाँ पर विकास के नाम से बिल्कुल जीरो और सबसे पिछड़ा इलाका मुझे सुल्तानपुर लगा है, जो मैंने देखा है अपनी आंखों से गांव जा करके। इतना तो मेरा बुंदेलखंड भी पिछड़ा नहीं है, मैं मानती थी कि मेरा बुंदेलखंड पिछड़ा है, लेकिन जब मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे लगता है कि सुल्तानपुर पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा पिछड़ा इलाका मुझे समझ में आ रहा है। नहीं, यहाँ पे तो एक से एक डिग्री कॉलेज हैं, जैसे केनाई है, केंद्रीय विद्यालय हैं, अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना हुआ है जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन भी किया है। तो सुल्तानपुर को आप कैसे कह सकते हैं बहुत पीछे विकास में? तो डिग्री कॉलेज होने से, पूर्वांचल एक्सप्रेस होने से क्या हमारा जिला बहुत अच्छा हो जाता है क्या? जब यहाँ शिक्षा नहीं अच्छी होगी, रोजगार नहीं मिलेंगे, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, गाँव में विकास नहीं होगा, तो कैसे मान लेंगे कि हमारा जिला बहुत अच्छा है? नहीं, तो आप कैसे देखना चाहेंगे सुल्तानपुर को विकास के रूप में? विकास इसलिए कि सबसे पहले रोजगार के साधन यहाँ बहुत
कम है, मैंने खुद देखा है ना। और महिला सशक्तिकरण की बात करें, महिला यहाँ बिल्कुल ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। मैं गाँव गई हूँ, गाँव में आप गली देखिए, नालियाँ देखिए किस तरह बजबजा रही हैं। हॉस्पिटल में आप देखिए किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। कह तो देते हैं कि सरकारी अस्पताल में फ्री इलाज होता है, लेकिन यही सांसद और यही विधायकों के बड़े बड़े पैथोलॉजी बने हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। सीधे पर्ची काट दी जाती है, डॉक्टर काट देता है, क्योंकि डॉक्टर का कमीशन मेडिकल स्टोर से भी रहता है और पैथोलॉजी से रहता है। उनको जो है जहाँ 600 का 400 का अल्ट्रासाउंड होने की बजाय 1000 रुपये लिया जाता है। तो क्या इसको हम बढ़ावा देंगे? क्या ये अच्छा जिला माना जाएगा जहाँ लोगों को बेवकूफ़ बनाया भ्रमित किया जाएगा? कैसे कह सकती हूँ कि मैं जिला अच्छा है? जनता का यहाँ खून चूसा जाता है यहीं के विधायक और सांसदों के द्वारा। जनता बताती है हमसे कि हमारे यहाँ कोई सुनने वाला नहीं, बड़े बड़े बाहुबलियों का यहाँ वर्चस्व चल रहा है। क्या गरीब के लड़के नहीं जानते हैं चुनाव लड़ना? क्या वो आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं? क्या महिलाएं नहीं चाहती कि आगे बढ़े, लेकिन उनको बढ़ने नहीं दिया जाता, उनको रोका जाता है? नहीं तो महिलाएं क्यों पुरुष से आगे जाना चाहती हैं भाई? क्या महिलाओं का अधिकार है ये? क्या क्यों, बिल्कुल अधिकार है, बराबरी का हिस्सा है हमारा, क्यों नहीं है? क्या महिलाओं ने इस देश और प्रदेश को नहीं संभाला है? सदियों से इतिहास रहा कि महिला हमेशा जो है देश और प्रदेश को संभाली है। बताइए, महिला को तो चूल्हा चौका में रहना चाहिए। क्यों चूल्हा चौका में रहना चाहिए? पुरुष भी चूल्हा चौका में रहे ना। क्यों महिलाओं को जीवन नहीं है? महिलाओं की कोई खुशी नहीं है जिंदगी में? बताइए, हमारे लिए चूल्हा चौका है क्यों? जब देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हो सकती है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी हो सकती है, उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल महिला सरोजिनी नायडू हो सकती है, तो क्या हम विधायक नहीं हो सकते? क्या हम मंत्री नहीं हो सकते? क्या हम सांसद नहीं बन सकते हैं? क्या गांव की महिलाओं को कोई अधिकार नहीं आगे जाने का? हमें हमेशा पुरुष प्रधान ये देश रहेगा? अब ये पुरुष प्रधान नहीं, आने वाले समय में ये देश महिला प्रधान बन करके रहेगा और हम लोग सारे महिलाओं मिल करके इस देश को बनाएंगे महिला प्रधान। तो आप ये बताइए कि अभी जब बीजेपी की सरकार थी तो कितना महिला मंत्री थे, आप बता सकती हैं बीजेपी में? मुझे बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको बता दूं। और बीजेपी सरकार को मैं बिल्कुल एकदम दुश्मन की तरह देखती हूँ। जिसको बुरा लगे लगे, मुझे कोई लेना देना नहीं है। जब पति पत्नी अलग हो सकते हैं, दयाशंकर को देख लीजिए, स्वाति सिंह और दोनों अलग होकर टिकट के लिए लड़ रहे थे। बताइए, कोई भी मंत्री बन जाए क्या मतलब है? जब पति पत्नी नहीं रह सकते हैं तो अब उत्तर प्रदेश की जनता को क्या संदेश जाएगा? हम तो ये सोचेंगे ना कि जब ये अपने पति की नहीं हुई, पति पत्नी का नहीं हुआ, तो ये क्या विकास करेंगे? आपको लगता है? टिकट के लिए दोनों लड़ रहे थे। बताइए, सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा, पब्लिक को, और पब्लिक बनती चली जा रही है। लेकिन आज नहीं तो कल जरूर पब्लिक समझेगी और इनको सत्ता से उतारेगी वोट के माध्यम से अपने। वही अगर हम बात करते हैं अखिलेश यादव की, तो वो कहते हैं कि मैंने यूपी में बहुत विकास किया है, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है, और क्या कहते हैं मेट्रो और आगरा एक्सप्रेस वे, तमाम सारी अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं। उनके बारे में क्या कहना आपको? उनसे आप पूछिएगा कि जो मेट्रो का प्रोजेक्ट था वो ठेका किसको दिया था? आप पूछिएगा, ठेका किसको दिया था? क्या बड़े उद्योगपति ही काम कर सकते? क्या हम लोग काम नहीं कर सकते हैं? कितनी फैक्ट्रियाँ लगाई उत्तर प्रदेश में? सुल्तानपुर में आपकी कितनी फैक्ट्रियाँ लगी हैं? 5 साल में क्या फैक्ट्रियाँ बंद हो गई क्या? हमें बताएं अखिलेश यादव जी कितनी फैक्ट्रियाँ लगाया है? परिवारवाद के अलावा किया क्या है? अब उनको लग रहा है कि सत्ता हथियाना, तो सर्वों को बुला करके टिकट दे रहे हैं। इसके पहले क्यों नहीं इन्होंने सोचा? अगर इतना अच्छा काम किया होता तो जनता क्यों उनको सत्ता से उतार देती? 5 साल में क्यों उतार देती अगर इतना अच्छा काम किया था अपने उत्तर प्रदेश में? ये दिन में ना मंच से गाली देते हैं एक दूसरे को, शाम को एक दूसरे के आराम से खाना खाते हैं और खूब ट्वीट के माध्यम से बधाई देते हैं कि अखिलेश यादव ने बधाई दिया योगी जी को कि आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई हो। वही राहुल गांधी देते हैं योगी जी को, मोदी जी को, और मोदी जी योगी जी राहुल गांधी को देते हैं। सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है। जितनी भी बड़ी पार्टियाँ हैं ये कभी चाहती नहीं कि किसान का लड़का, किसान की लड़की, गाँव की महिला सदन पहुँचे। ये कभी नहीं पहुँचाना चाहती है क्योंकि इनका वर्चस्व खत्म हो जाएगा। अच्छा, अगर आप मान लीजिए जीत जाती हैं सुल्तानपुर से, आप विधायक बन जाती हैं, तो आप सुल्तानपुर के लिए क्या करेंगी? सबसे पहले यहाँ के अधिकारियों को ठीक करना होगा, क्योंकि जो महिलाओं की सुनते नहीं हैं। कल अभी एक महिला थी यहाँ मेरे पास, मुझे लपट लपट के मुझसे रो रही थी क्योंकि अधिकारी नहीं सुने। तो सबसे पहले यहाँ के जो भ्रष्ट अधिकारी उनको ठीक करेंगे। अगर ये नहीं सुनेंगे ना, हमारे पास रास्ता है, आंदोलन है मेरे पास, महिलाओं का संगठन यहाँ खड़ा करूँगी। इनके खिलाफ आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, अनशन करेंगे, क्योंकि जब तक अधिकारी ठीक नहीं होंगे तब तक हमारी लड़ाई बेकार जाएगी। अच्छा, आपके साथ कितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं? मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं, आपके गांव की, यहाँ की भी बहुत सारी 200-400 महिलाएं तो मैंने जोड़ लिया है। और चुनाव खत्म होते हुए मैं आपको अपना संगठन दिखाऊंगी, यहीं कचहरी में मैं धरना प्रदर्शन करूंगी। आप खुद देख लेंगे कि मेरे साथ कितनी महिलाएं जुड़ी हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि एक संस्था आशा बहुओं की चलती है, जो ग्राम सभाओं में आशा बहुएं काम करती हैं, प्रेगनेंसी महिलाओं को हॉस्पिटल ले जाती हैं और भी बहुत सारे उनके काम हैं। उनकी यहाँ पे संस्था बनी हुई ऑल यूपी की।
और उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा, उनको टाइमली उनको तनख्वाह नहीं दी जा रही है, जिसको लेकर के अभी यहाँ चुनाव से पहले तकरीबन 1-1.5 महीना पहले जिलाधिकारी कार्यालय घेराव किया था। उनकी मांगों को नहीं पूरा किया जा रहा है। तो इससे हमको लगता है महिलाएं कमज़ोर क्यों हैं? कमज़ोर नहीं है, उनको ताकत देने की ज़रूरत है और हम सभी लोग मिलकर के, हमारे युवा और हम महिलाओं की अपनी टीम लेकर के उनको ताकत देंगे और उनकी मांगें ज़रूर पूरी होंगी। आज नहीं तो कल चुनाव, मैं जीतूँ या हारूँ मुझे इससे मतलब नहीं है। मुझे जीतने हारने का कोई गम नहीं है, मैं सदन पहुंची या ना पहुंची, लेकिन मैं यहाँ के माध्यम से उनकी आवाज़ ज़रूर जो है सुल्तानपुर से आवाज़ ये लखनऊ होते हुए ज़रूर दिल्ली जाएगी और उनकी मांगे हम जो है लड़ाई लड़ेंगे। ये उनकी लड़ाई नहीं है, ये सारे उत्तर प्रदेश की महिलाओं की लड़ाई है, मेरी लड़ाई है। अच्छा, जीतने या हारने के बाद आप सुल्तानपुर रहेंगी या कि बांदा वापस? नहीं, बिल्कुल रहूँगी, मेरा घर है, मैं क्यों नहीं रहूँगी। मेरा चुनाव लड़ने का मतलब ये नहीं है कि मैं जीतने के लिए ही लड़ रही हूँ। मैं आपको बता दूँ, मुझे कोई गम नहीं है, जीतना हारना ये नियम है, क्योंकि 10 प्रत्याशी हैं, एक ही जीतेगा। मुझे कोई गम नहीं होगा, क्योंकि मैं जब तक असफल नहीं होंगी तब तक मुझे लड़ना ठीक रहेगा। अगर मैं सफल हो जाऊँगी तुरंत तो फिर मेरे अंदर तो ईगो आ जाएगा, और ईगो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे अंदर वो ईगो आए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लड़ाई मैं ज़रूर लड़ूंगी। आपकी शादी हो गई है? नहीं, अभी मैंने शादी नहीं किया। करने का विचार है? देख लेंगे, माता पिता हैं इसके जिम्मेदार। मैं अपने निर्णय नहीं ले सकती हूँ, ना मुझे लेना है, अधिकार है, बट मैं नहीं लेना चाहती, क्योंकि मेरे माँ बाप की खुशियाँ हैं। मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे माँ बाप खुश ना हो। मेरे माँ जहाँ शादी करेंगे, चाहे वो किसान का लड़का होगा, चाहे मजदूर होगा, लेकिन मेरे माँ बाप का जो फैसला होगा वो मेरे लिए सिरोधार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपकी बातों को करके। आप मान लीजिए, आप पत्रकारों के लिए आप क्या लड़ाई लड़ेंगी? सबसे पहले अगर मुझे सदन पहुंचने का मौका मिलता है तो सबसे पहले सुल्तानपुर में एक पत्रकारों के लिए कार्यालय होगा। सभी पत्रकारों के लिए, वो चाहे मान्यता प्राप्त हो, चाहे पोर्टल के हो, चाहे यूट्यूब के हो, सभी के लिए एक कार्यालय निश्चित होगा यहाँ पर, क्योंकि पत्रकारों के लिए कोई कार्यालय नहीं है। पत्रकारों के लिए बीमा होगा, क्योंकि पत्रकार अपनी जान जोखिम में डाल करके, आप देख रहे हैं कि जिस तरह 2 साल से कोरोना में पत्रकार कोई घर पे नहीं बैठा है, उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए पूरे देश के पत्रकारों ने काम किया है। कहाँ कितना कोरोना है, किस हॉस्पिटल में क्या व्यवस्था, ये पत्रकारों ने दिखाया। लेकिन पत्रकारों के ऊपर भी हमला हुआ है, बहुत सारे पत्रकारों के ऊपर। योगी सरकार ने 2017 से अब तक जितने मुकदमा लिखवाए, मैं आपको पूरा डिटेल दे दूंगी, बहुत सारे मुकदमा लिखवाए गए हैं। कौन? योगी सरकार, सारी सरकारों ने पत्रकारों के ऊपर हमला किया है। और जो लोग बोलते हैं कि पत्रकार दलाल है, मैं अगर उन्हीं से सवाल करना चाहती हूँ कि अगर मैं पूरा दिन फील्ड में रहूँ और शाम को मैं अपने घर जाऊँ और मेरे बच्चे को लगेगा कि हाँ मेरी माँ और मेरे पिता आ रहे हैं, तो मुझे लगेगा कि हाँ मैं अपने घर अपने बच्चों के लिए कुछ ले करके जाऊँ। तो पत्रकारों को तो कोई वेतन नहीं है, लेकिन वो अपने बच्चों को कैसे लेकर के कहाँ से जाएगा? अगर उसके जेब में 200 रुपए नहीं है तो वो क्या अपने बच्चों को जवाब देगा कि बेटा मेरे पास पैसा नहीं था? तो उनको दलाल शब्द कोई ना कहे, और जो दलाल शब्द कहेगा मेरे सामने, उनको सबक हम सिखाएंगे। अगर जो दलाल कह रहे हैं वो हमारा खर्चा निर्वाहन कर दें। जैसे कि अभी समाजवादी पार्टी के हमारे यहाँ प्रत्याशी हैं अनूप संडा, उन्होंने खुले शब्दों में कहा, माइक पे बोला कि पत्रकार दल्ले हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? उनसे पूछिए कि तुम्हारे बाप की नौकरी करने आ रहे हैं क्या? अनूप संडा जी, मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि अगर अपने आप को ज़्यादा बाहुबली बन रहे हो ना, तो मेरे सामने आकर के बोलो कि पत्रकार दल में तुम्हारी औकात, तुम्हारी नानी याद दिला दूंगी, और जो तुम्हें करना हो कर लेना। मैं सुल्तानपुर में हूँ और रहूँगी, और तुम्हारे जैसे दलों को नहीं डरती हूँ। दल्ले तुम हो जो वोटी को भीख मांगते हो, पत्रकारों से दल्ले हम नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा मैडम से बहुत अच्छे तरीके से हमारी बातचीत हुई, और मैं यही प्रार्थना करूंगा कि भगवान इनको जो इनकी इच्छा हो वो इच्छा को भगवान पूरी करें। तो आप देख रहे हैं कैमरामैन मोहम्मद अख्तर के साथ हसन मेहंदी खान की खास रिपोर्ट, हर पल न्यूज़ सुल्तानपुर।